Hello everyone, it's me Unice and today I'm going to explain you chapter 3 of history, that is the later Vedic age. तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक एज के बारे में जो कि 1000 BC तक चला था. तो फॉर नेक्स्ट 500 years later Vedic age चला. So now the first topic that is on our syllabus is sources to reconstruct the later Vedic age. तो कोई भी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं. एक है लिटरेरी सोर्स, दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स. तो लिटरेरी सोर्स हमारे सिलेबस में है बट आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है. सो लेटर वैदिक लिटरेचर. तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ऋग्वेदिक एज के बारे में कि उसमें ऋग्वेद लिखा गया था फर्स्ट वेदा, दैट वाज हाइम्स एंड प्रेजेस ऑफ गॉड, उसमें लिखा गया था. तो बाकी के जो 3 वेद थे वो सारे लेटर वैदिक एज में लिखे गए थे. तो फर्स्ट है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. तो यजुर्वेद में क्या है कि जो जितने भी यज्ञ होते थे, सेक्रीफाइसेस, स्टेप बाय स्टेप रिचुअल्स, वो सारा कुछ यजुर्वेद में लिखा गया है. और अथर्ववेद कि अगर किसी को जादू टोटका कर दिया या फिर भूत प्रेत चढ़ गया किसी को, वो सारा कुछ कैसे उसका सोल्यूशन है वो सारा अथर्ववेद में लिखा हुआ है. एंड सामवेद कि कोई भी मंत्र है उसको कैसे बोलना चाहिए, कैसे उसकी म्यूज़िकल फॉर्म है, वो सारा सामवेद में लिखा हुआ है. ईच ऑफ द वेदास कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. नाउ हर वेद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है सामहिता और दूसरा है ब्राह्मणा. जो सामहिता है उसमें क्या है, हाइम्स हैं, प्रेयर्स हैं जो कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस में बोला जाता है. और दूसरा जो पार्ट है ब्राह्मणास का, वो है एक्सप्लेन करते हैं. वो जो हाइम्स, जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना सामहिता पार्ट में, वो सारा ब्राह्मणा एक्सप्लेन करता है डिटेल में कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. बिसाइड्स देर आर द आर्यकास, फॉरेस्ट टेक्स्ट एंड द उपनिषद्स. नाउ 2 और हैं जो हैं आर्यकास. फॉरेस्ट टेक्स्ट मतलब अगर किसी ऋषि मुनि को जंगलों में रहने के लिए जाना है तो उन वहाँ पे कैसे रहना चाहिए वो सारा कुछ आर्यकास में लिखा गया है. और उपनिषद्स जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है वो उपनिषद से ही आती है. उपनिषद कंटेन द फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ लर्न्ड सेजेस ऑन सोल, गॉड एंड द अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी. इन सब टॉपिक्स के बारे में ही उपनिषद के ऊपर लिखा गया. ना बाकी के जो हैं ये सेकंड और थर्ड पॉइंट्स दैट आर नॉट इन द सिलेबस. और स्प्रेड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन टू मैनी न्यू रीजन्स इन इंडिया भी नहीं है. जो ये बॉक्स दे रखा है ना पेंटेड ग्रेवियर, ये है द लेटर वैदिक आर्यंस यूज्ड पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी. जो लेटर वैदिक आर्यंस थे उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए पॉटरी कैसे अपनाई, पेंटेड ग्रेवियर की. बाउल्स एंड डिशेज एट्सेट्रा जितने भी बर्तन होते थे वो इसी से बनाते थे. वो more than 700 painted graveyard sites have been identified in the river Satluj and Upper Gangetic basins. Now 700 से भी ज़्यादा साइट्स पे ये पेंटेड ग्रेवियर मिले हैं और लोकेशन भी दी हुई है रिवर सतलेज और अपर गंगेटिक बेसन्स में. और इनके अलावा मॉडर्न स्टेट्स में भी मिला है जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली. तो ये इन सब लोकेशंस में पेंटेड ग्रेवियर मिला है. नाउ रोल ऑफ आयरन इन लेटर वैदिक इकॉनमी. नाउ इस लेटर वैदिक एज में यहाँ पे हुई थी आयरन की डिस्कवरी. इसके पहले आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी. एक्सेस मेड ऑफ आयरन मेड इट ईजियर टू फेल ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट. ना जो आयरन की इन्होंने एक्सेस बना ली ताकि वो ट्रीज़ को ईजिली काट सकें और फॉरेस्ट जल्दी रिमूव हो सके. डैट मेड मोर एंड मोर लैंड अवेलेबल बोथ फॉर कल्टिवेशन एंड कॉलोनाइजेशन. इससे क्या हुआ, जल्दी से लैंड क्लियर अप होने लगा तो उसको यूज़ करने लगे लैंड को कल्टिवेशन के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए और कॉलोनाइजेशन करने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स करने के लिए. आयरन प्लोशर्स मेड डीप प्लोइंग ईजी. ना जो आयरन प्लोशर्स थे, ठीक है, वो डीप प्लोइंग को ना ईजी बना देते थे. मतलब एग्रीकल्चरल के जो टूल्स थे वो सारे आयरन के बनाने लग गए. एग्रीकल्चर में इससे बहुत सारी उनकी हेल्प हुई. इट हेल्प द पीसेंट्स टू प्रोड्यूस वेरिड क्रॉप्स. तो इससे जो फार्मर्स थे वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो करने लगे.
कारपेंटर्स, मेसन्स एंड मेटल वर्कर्स स्टार्टेड वर्किंग विद बेटर आयरन टूल्स. जो सिर्फ फार्मर्स ही नहीं बल्कि और भी जो ऑक्यूपेशंस के जो लोग थे जैसे कारपेंटर हो गए, मेसन, मेटल वर्कर, वो भी बेटर आयरन टूल्स के साथ वर्क करने लगे. दिस गेव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट्स. इससे अलग अलग तरह के क्राफ्ट भी बनने शुरू हुए. इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लेड टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कमर्स. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, उससे क्या हुआ, ट्रेड एंड कमर्स में भी ग्रोथ आई. दिस गेव अ मोमेंटम टू द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. इससे टाउन्स और सिटीज़ थी वो भी डेवलप होना शुरू हुई. Now the evidence to suggest that southern India had also become familiar with iron. Now हमें कैसे पता चलता है कि साउथ इंडिया में भी आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी. Megalithic monuments such as dolmens and cromlechs have been found all over South India. Now साउथ इंडिया में मेगलिथिक मॉन्यूमेंट्स पाए गए हैं जैसे डॉलमेंस, क्रोमलेक्स. मैं फ़ोटो भी शेयर कर देती हूँ. द वर्ड मेगलिथ मीन्स लार्ज स्टोन दैट इज़ मेड अप ऑफ वर्ड मेग प्लस लिथ. now मेगलिथ का मतलब क्या होता है, लार्ज स्टोन. अ डॉलमेन और अ क्रोमलेक इज़ अ मेगलिथिक टॉम्ब विद अ लार्ज फ्लैट स्टोन लेड ऑन अपराइट वंस. ना अभी ये डॉलमेन और क्रोमलेक होता क्या है, ये एक लार्ज फ्लैट स्टोन है जो कि अपराइट पोजीशन में खड़ा हुआ है. आयरन टूल्स, एरोज एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स हैव बीन फाउंड बिसाइड्स द स्केलेटन्स ऑफ द पर्सन्स बuried इन दिस ग्रेव्स. नाउ जो ये टॉम्ब है, मेगलिथिक जो टॉम्ब है, तो इसमें और क्या क्या है, तो जो ह्यूमंस के स्केलेटन वो तो है ही, बिसाइड्स डैट, बिसाइड द स्केलेटन और क्या क्या पाया गया है वहाँ पे, आयरन टूल्स, एरोज, फ्रैगमेंट्स ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स, ये पाया गया है. क्यों, क्योंकि दे बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ. तो डैट्स वाई जो डेली यूज़ की चीज़ें थी वो भी टॉम में डाल देते थे वो. दिस इज़ इनफ टू शो द ट्रांजिशन फ्रॉम कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज कल्चर टू द आयरन एज. तो ये हमें ट्रांजिशन, इससे हम ट्रांजिशन का पता चलता है कि कॉपर और ब्रॉन्ज एज से आयरन एज में पहुंच गए थे लोग. नाउ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी. Many changes can be traced in the social life of later Vedic Aryans. Now first है position of women. अभी यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में. तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है वुमेन की पोजीशन. इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी वुमेन वर ट्रीटेड एज बीइंग इक्वल विद मेन. कि अर्ली वैदिक एज में जो वुमेन थी वो मेन के बराबर उनको पोजीशन दी हुई थी. वुमेन को अटेंड असेंबलीज, उनको सारी असेंबलीज भी अटेंड कर सकते थे. दे टुक पार्ट इन ऑल रिलीजियस राइट्स, वो सारे रिलीजियस राइट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे. दे कुड ऑफर सेक्रीफाइसेस अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड्स, वो अपने हस्बैंड्स के साथ जो सेक्रीफाइसेस है वो भी दे सकते थे. बट अभी लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, अर्ली वैदिक एज में तो उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक एज में उनकी जो पोजीशन थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई. Women were generally given a lower position. Although women continued to be associated with all religious rites, the rules of marriage underwent a change. कि women religious rites में तो अटेंड करते थे, सारे religious ceremonies अटेंड करती थी, लेकिन जो मैरिज के रूल्स थे वो थोड़े से चेंज हो गए थे. If monogamy was the ideal, polygamy was the practice, at least in higher sections of society. कि अभी अर्ली वैदिक एज में क्या था कि मोनोगैमी ही थी यूजुअल प्रैक्टिस, बट अभी लेटर वैदिक में क्या हो गया, पॉलीगैमी हो गई शुरू. इन अ पॉलीगैमस सिस्टम अ वुमेन नेचुरली अज्यूम्स सबऑर्डिनेट पोजीशन. अभी पॉलीगैमस सोसाइटी में वुमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन, नीचे पोजीशन दे दी गई. द प्रैक्टिस ऑफ विडोज मैरिंग अगेन विच वॉज फेयरली कॉमन इन ऋग वैदिक एज वॉज नाउ रिगार्डेड विद दिस फेवर. अभी विडोज री मैरिज कर सकती थी अर्ली वैदिक एज में, बट अभी लेटर वैदिक एज में विडोज री मैरिज नहीं कर सकती थी. बट द एजुकेशन विच सम वेमेन रिसीव्ड वॉज ऑफ अ हाई ऑर्डर. तो अर्ली वैदिक एज में भी वुमेन को एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन लेटर वैदिक एज में उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी. जो वुमेन को एजुकेशन दी जाती थी लेटर वैदिक एज में वो सिर्फ हाई क्लास मेंबर्स ही ले सकती थी. द डिस्कोर्सेज ऑफ वुमेन फिलोसफर्स आर प्रिजर्व्ड इन उपनिषद्स. और इतने अच्छे अच्छे वीमेन फिलोसफर्स हुई थी वो सारी उपनिषद्स में हैं.
तो उन सब के बारे में, वुमेन की स्टेटस के बारे में वो सारा भी उपनिषद में ही लिखा हुआ है। नाउ सेकंड है कास्ट सिस्टम। The later Vedic society was also divided into 4 varnas, but the growing cult of sacrifices added much to the power of the Brahmins. Now, जो वैदिक सोसाइटी थी वो 4 वर्नास में, मतलब 4 कास्ट में डिवाइडेड थी, लेकिन जो सेक्रीफाइसेस जब का जो ग्रोइंग कल्ट था एडेड मच पावर टू ब्राह्मण्स, मतलब इन चारों में से ब्राह्मण्स की जो पोजीशन थी वो ज़्यादा हाई थी। Now the Brahmins and the Kshatriyas enjoyed powers and privileges denied to Vaishyas and Shudras. तो रूलिंग क्लासेस कौन सी थी? ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, और वैश्यास और शूद्रास की लोअर क्लास थी। मोर ओवर मैनी अदर कास्ट ग्रुप्स बिसाइड द 4 मेजर वर्नास हैड कम इनटू बीइंग। तो ये तो 4 मेजर वर्नास थे, लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत सारे छोटे कास्ट थे जो कि बन गए थे, डेवलप हो गए थे लेटर वैदिक एज में। इन द वर्ड्स ऑफ आर.सी. मजूमदार, हमें ये किसने बताया है कि बाकी भी कास्ट जो डेवलप हो गए थे? आर.सी. मजूमदार ने। इनके जो वर्ड्स हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, वी हैव रेफरेंसेस टू द मर्चेंट, चैरियट मेकर, स्मिथ, कारपेंटर, टैनर, फिशरमैन एट्सेट्रा एज नेम्स ऑफ डिस्टिंक्ट कास्ट। ना ये सारे नाम लिखे हुए हैं कास्ट के कि ये सारे कास्ट के मेंबर डेवलप हो गए थे। In the later Vedic age, the membership of Varna or that of a caste had become hereditary. Later Vedic age में ऐसे चेंज नहीं हो सकते थे कास्ट, ये हेरिडिटरी ही हो गए थे। There was also fixation of occupations on basis of one's caste. मतलब सारी कास्ट फिक्स हो गई थी सब लोगों की। The position of Shudras was made miserable by depriving them of rights of learning the sacred text and performing sacrifices. जो शूद्र की जो पोजीशन थी वो बहुत डाउन बना दी गई, उनको बहुत दुख पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि वो जो सेक्रेड टेक्स्ट थे वो उनको हाथ नहीं लगाने देते थे, सेक्रेड टेक्स्ट पढ़ना उनको अलाउ नहीं था, और सेक्रीफाइसेस भी उनको रिस्ट्रिक्ट था। द सो कॉल्ड अनटचेबल्स वर फोर्स्ड टू लिव इन सेपरेट सेटलमेंट्स आउटसाइड द विलेज और द टाउन बाउंड्रीज। तो इनको अनटचेबल्स बुलाया गया, शूद्रास को अछूत बुलाया गया, उनको टच भी नहीं करते थे, उनके हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाता था कोई, बिकॉज दे वर वर्कर्स, दे वर सर्वेंट्स, एंड दे वर फोर्स टू लिव इन सेपरेट सेटलमेंट्स। उनको आउटसाइड द विलेज, टाउन बाउंड्रीज से दूर, अपने से दूर उनको रहना पड़ता था। नाउ थर्ड पॉइंट है द 4 आश्रम्स और स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो एक मैन की लाइफ was divided into 4 periods of 25 years each. तो पहले 25 करके 25 years करके 4 periods में डिवाइडेड थी हर इंसान की ज़िंदगी। Each period represented 1 आश्रम। फर्स्ट आश्रम था द ब्रह्मचार्य आश्रम, was mainly devoted to education for the development of body and mind. तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए था ये आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, एजुकेशन रिसीव करने के लिए। The Grihastha ashram was the period when man married and led a family life. तो इस स्टेज में मैरिज करनी होती थी और एक फैमिली लाइफ बितानी होती थी। द वनप्रस्थ आश्रम वॉज स्पेंट इन मेडिटेशन एंड प्रेयर। तो वनप्रस्थ आश्रम में मेडिटेशन और प्रेयर करनी होती थी। द लास्ट फेज वॉज द संन्यास आश्रम। वन हैड टू रिनाउंस ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स एंड लिव इन द फॉरेस्ट एज अ सन्यासी। नाउ जो लास्ट था जो फेज़ वो था संन्यास आश्रम। इसमें सारे जो वर्ल्डली प्लेजर्स थे उनसे रिनाउंस करना होता था, संन्यास ले लेना होता था और फॉरेस्ट में जाके रहना होता था एज अ सन्यासी। तो ये 4 आश्रम थे, यहाँ 4 स्टेजेस थे लाइफ के। ना फोर्थ पॉइंट है गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैड बिकम वेल इस्टेब्लिश्ड इन लेटर वैदिक टाइम्स। ये अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक दोनों एजेस में था गुरुकुल, बस लेटर वैदिक एज में ये थोड़ा और भी अच्छे से डेवलप हो गया था। द प्यूपिल्स स्टेड विद देयर गुरु फॉर देयर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो स्टूडेंट्स थे वो अपने गुरु के साथ रहते होते थे फॉर देयर ग्रोथ डेवलपमेंट। बिसाइड्स वैदिक लिटरेचर, सेक्युलर सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिक, एथिक्स, मिलिट्री साइंस, मैथमेटिक्स, लॉ, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी वर इंक्लूडेड इन द कोर्सेज ऑफ स्टडी। नाउ वैदिक लिटरेचर तो पढ़ाया ही जाता था, बट इसके अलावा
ये और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे सेकुलर सब्जेक्ट्स जैसे लॉजिक, एथिक्स, ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं. No fees were charged for this type of education, but the pupils paid a voluntary contribution known as Guru Dakshina when they completed their education. जो उनका गुरु होता था वो कोई भी फ़ीस नहीं लेता था स्टूडेंट्स से, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से उनको एक कंट्रीब्यूशन दे देते थे, गुरु दक्षिणा, जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी. चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू बोथ रिच एंड पुअर फैमिलीज हैड टू स्टे टुगेदर. जो बच्चे हैं रिच एंड पुअर, चाहे कोई मर्जी क्लास से वो बिलोंग करे, उनको साथ में ही रहना पड़ता था गुरुकुल में. दे रेंडर्ड वेरियस ड्यूटीज़ इन द रनिंग ऑफ द गुरुकुल. और गुरुकुल में रहते हुए उनको बहुत सी ड्यूटीज़ करनी होती थी, जैसे दे गेट द फ्यूल, टेंडेड द कैटल, बैग्ड आर्म्स फ्रॉम द नेबरिंग विलेजेस एंड वर्कड इन द फील्ड्स ऑफ अटैच टू द गुरुकुल. ना ये सब काम उनको करने पड़ते थे गुरुकुल में रह के, जैसे फ्यूल इकट्ठा कर लिया, कैटल को, जो काओ बफलोस को घास चराने ले जाते थे. बैग्ड आर्म्स फ्रॉम द नेबरिंग विलेजेस मतलब भिक्षा मांगते थे, अनाज. एंड जो गुरुकुल के साथ अटैच होती थी जो फील्ड्स, उसमें वो काम करते थे. तो ये था, ये सारे कंपैरिजन था. एंड नाउ जो ये ब्रीफ कंपैरिजन है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ये नहीं है हमारे सिलेबस में. अभी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक इकोनॉमिक लाइफ है. तो फर्स्ट है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. In addition to Java or barley, a new crop, व्रीही or rice, had assumed greater significance. Now ये important है ग्रीन का नाम, कि अर्ली वैदिक एज में तो यावा या बारले दोनों एक ही है नाम. तो ये एक क्रॉप है. तो ये अर्ली वैदिक एज में डेवलप हुआ था, लेकिन लेटर वैदिक एज में कौन सा डेवलप हुआ? व्रीही या बोलो राइस. The later Vedic Aryans produced many other crops such as wheat, millet and sugarcane. सिर्फ राइस ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ग्रेन्स ग्रो करते थे, जैसे वीट, मिलेट, शुगरकेन. नाउ ये नीचे पिक्चर भी दे रखी है कि आयरन ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट पेंटेड ग्रेवियर साइट्स सच एज अतरंजिखेरा, हस्तिनापुर एंड अदर्स. इन सब साइट्स में ये पेंटेड ग्रेवियर मिले हैं. सेकेंड पॉइंट इज क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस. There was a remarkable variety of crafts in the late Vedic age. Now later Vedic age में variety of crafts थे. Perhaps the most significant change was the use of iron in large quantities. जो the one and only change जो आया था वो था आयरन का, कि आयरन की डिस्कवरी हुई थी और इससे बहुत सी चीज़ें बनने लगी लार्ज क्वान्टिटीज़ में. Crafts such as leather, working, carpentry, making of jewelry and manufacture of glass flourished. तो ये सारे जो काम थे ये सारे फ्लोरिश कर गए थे, डेवलप हो गए थे. क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हैड नाउ बिकम मोर कॉमन देन इन अर्ली वैदिक पीरियड. नाउ क्राफ्ट की जो स्पेशलाइजेशन थी वो लेटर वैदिक में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी. दस चैरियट मेकिंग डेवलप्ड एज एन ऑक्यूपेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कारपेंट्री. इसलिए चैरियट मेकिंग मतलब रथ को जो बनाते थे वो एक ऑक्यूपेशन लग से ही डेवलप हो गई थी, कारपेंट्री से दूर होके. Now, trade and industry. Important changes can be seen in the field of trade and commerce. Trade and commerce में भी बहुत से changes हमें दिखते हैं, जैसे commerce was made easier by the use of such units of value as nishka and satmana, although it cannot be said with the certainty that they had developed as regular coins. ना जो commerce था वो और भी easy हो गया था by using the units. तो ये कॉइन्स तो नहीं कह सकते कि ये कॉइन्स यूज़ करते थे, बट ये यूनिट ऑफ वैल्यू थी इनकी, ये निष्का एंड सतमना नाम ये इम्पॉर्टेंट है. द रेफरेंस टू शिप्स इंडिकेट्स अ फ्लोरिशिंग इनलैंड मैरीटाइम ट्रेड. तो शिप्स का भी जो रेफरेंस है वो हमें ये बताता है कि वो इनलैंड मैरीटाइम ट्रेड करते थे, सी रूट से ट्रेड करते थे. मैनी ऑफ द प्रोफेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स विच कंट्रोल्ड प्राइसेस एंड इंश्योर्ड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स. जो लोग गिल्ड्स में थे वो सारे प्राइसेस को कंट्रोल करते थे और गुड्स की मतलब सामान की जो क्वालिटी थी वो चेक करते थे. तो अगला टॉपिक है हमारा एपिक्स का. एपिक्स ये जो दे रखे हैं ये इतने डिटेल में नहीं है, हमारा ये शॉर्ट में है, बस ब्रीफ में है. और जो ये बॉक्स दिया हुआ है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक एजेस का, इनके बीच सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं 4 में से, तो मैंने अलग से लिखा हुआ है.
तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामायण एंड महाभारत. नाउ रामायण एंड महाभारत बस इतने ही हैं ब्रीफ नोट हमारे सिलेबस में. तो रामायण इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर एपिक. तो रामायण ये बहुत पुरानी है और बहुत ही पॉपुलर है ये एपिक. इट कंसिस्ट ऑफ 7 बुक्स. इसकी 7 बुक्स हैं और 2400 कुपलेट्स हैं. कुपलेट्स मतलब 2 लाइन्स. ठीक है. द थीम ऑफ द एपिक इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड ईवल. तो बुराई और अच्छाई क्या ही इसका जो थीम है इस एपिक का. राम वॉज अ प्रिंस ऑफ अयोध्या. राम राजकुमार थे अयोध्या में रहने वाले. रावण वॉज किंग ऑफ लंका. इट एंड्स विद द विक्ट्री ऑफ राम ओवर रामा. तो ये जो एपिक है वो एंड कैसे करती है कि राम की विक्ट्री हो जाती है ओवर रावण. राम इज़ रिगार्डेड एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. दिस एपिक इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन बाय सेज वाल्मीकि. ये जो एपिक थी वो सेज वाल्मीकि ने लिखी थी. और जो राम थे वो इनकारनेशन मतलब लॉर्ड विष्णु का रूप माना जाता है राम को. नाउ सेकेंड एपिक है महाभारत. इट वॉज रिटन बाय वेद व्यास. वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत को. इट कंसिस्ट ऑफ 18 बुक्स. नाउ रामायण में 7 बुक्स थी और महाभारत में 18 बुक्स हैं और 1 लाख कुपलेट्स हैं इसमें. द महाभारत डिस्क्राइब्स द ग्रेट वॉर एट कुरुक्षेत्र विच अफेक्टेड ऑल द आयरन किंग्स ऑफ इंडिया. नाउ इसको महाभारत क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया में इंडिया के जितने भी फेमस जितने भी किंग्स थे स्ट्रॉन्ग किंग्स वो सब ने मिलके इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था. सो दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड महाभारत. एंड बहुत ही ग्रेट वार हुआ था कुरुक्षेत्र में. दे वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. 2 ग्रुप्स में थे जो ये वार हुआ. एक साइड में तो पांडवस थे 5 पांडव एंड अदर साइड वॉज कौरवस. कितने थे कौरव? 100 थे. द पांडव वर विद द ट्रूथ जस्टिस एंड फेयरनेस. पांडव जो थे वो ट्रूथ जस्टिस और फेयरनेस की साइड में थे. लेकिन इन द एंड द कौरवास वर डिफीटेड एंड अगेन गुडनेस ट्रूथ एंड जस्टिस प्रिवेल ओवर द ईवल. और एंड में कौरव जो थे वो हार गए और फिर से एक बार गुडनेस ट्रूथ और जस्टिस इनकी जीत हुई ईवल के ऊपर. ना जो कंपैरिजन था अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का. फर्स्ट पॉइंट है फैमिली वॉज बेसिक यूनिट. लेटर वैदिक में था जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल्ड. सेकेंड वुमेन एंजॉयड इक्वल राइट्स. स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड. अर्ली वैदिक में देयर वॉज फ्लेक्सिबल कास्ट सिस्टम. अर्ली वैदिक में हम चेंज कर सकते थे कास्ट. लेकिन लेटर वैदिक में जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड हो गया था, हेरिडिटरी हो गया था. अर्ली वैदिक में गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था और लेटर वैदिक में भी गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था लेकिन इसको थोड़ा एनलार्ज कर दिया गया था. अर्ली वैदिक एज में फूड इंक्लूडेड. इसमें कौन सा फूड था? मिल्क, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट. और लेटर वैदिक एज में कंजप्शन ऑफ मीट वॉज रिड्यूस्ड. राइस बिकेम स्टैपल फूड. और अर्ली वैदिक एज में वर्शिप ऑफ नेचर गॉड्स हुआ करता था जैसे वरुण, इंद्र एंड अग्नि, पृथ्वी एट्सेट्रा. और लेटर वैदिक एज में कौन से गॉड्स को वर्शिप किया गया? गणेश, विष्णु, राम एट्सेट्रा. अर्ली वैदिक एज में एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स था, आइडल्स था, हाइम्स वर चैंटेड इन द ओपन. तो अर्ली वैदिक एज में टेम्पल्स नहीं बने हुए थे, आइडल्स नहीं थे, स्टैचूज नहीं थे, सिर्फ हाइम्स जो थे बस वो हाइम्स ही गाते थे, यजनास करते थे. लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ? ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस मैनी रिचुअल्स, न्यू प्रिंसिपल्स, कर्म, धर्म, मोक्ष वर इंट्रोड्यूस्ड. तो इन्होंने और भी ज़्यादा हिंदुज़म को इलेबोरेट कर दिया था ब्राह्मण्स ने. ना इकोनॉमिक लाइफ. अर्ली वैदिक जो सोसाइटी थी वो इन द बिगिनिंग मेन ऑक्यूपेशन वॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी. कि बिगिनिंग में तो जो मेन ऑक्यूपेशन था वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ही था और एग्रीकल्चर सेकेंडरी था. लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ? एग्रीकल्चर चीफ बन गया ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर ही सबसे इम्पॉर्टेंट बन गया. अर्ली वैदिक सोसाइटी में कैटल वॉज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ. कैटल को इम्पॉर्टेंट माना जाता था वेल्दी पर्सन के लिए. फिर लेटर वैदिक एज में क्या हुआ? लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ. लैंड को माना गया. अर्ली वैदिक एज में क्या हुआ? पॉपुलेशन जो थी वो रूरल ही थी. लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ? बहुत से न्यू टाउन्स डेवलप हो गए थे जैसे अयोध्या, हस्तिनापुर एट्सेट्रा. अर्ली वैदिक एज में बार्टर सिस्टम हुआ करता था. लेकिन लेटर वैदिक एज में कॉइन्स जो थे निष्का, सतमना वर इंट्रोड्यूस्ड. लेकिन हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि ये कॉइन्स थे, ठीक है, बट फिर भी चलो.
फिफ्थ, मैनी पीपल वर एंगेज इन ट्रेड एंड कमर्स। जो बहुत से लोग थे ट्रेड एंड कमर्स में इंगेज हुए, लेकिन जो लेटर वैदिक एज में थे, ट्रेड हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडर्स गिल्ड्स हैड कम अप। कि पहले तो अर्ली वैदिक एज में कुछ ही लोग थे बस ट्रेड एंड कमर्स में, लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट ही हो गया ट्रेड, और गिल्ड्स भी डेवलप हो गए थे। गिल्ड्स मतलब मैंने समझा दिया है कि उनको ध्यान रखना होता था प्राइजेस का और सामान की क्वालिटी चेक करने का। सिक्स्थ, कारपेंट्री, वीविंग, पॉटरी एंड क्राफ्ट्स वर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस। लेकिन लेटर वैदिक एज में मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस लाइक मैजिशियन, फिजिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स एट्सेट्रा एमर्ज्ड। की न्यू ऑक्यूपेशंस शुरू हुई लेटर वैदिक एज में। So we have completed our chapter. I hope you found this video helpful. So now don't forget to like, share and subscribe. Thank you.